हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। बिहार समसामयिकी के जुलाई महीने के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बिहार महीने के सभी इम्पोर्टेंट खबरों को एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम जो देना है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही देना है। तो सबसे बेहतर तरीका है रिवाइज करने का कि एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रिवाइज किया जाए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, बीपीएससी राइट वे ने अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सभी तरह की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज से लेकर जॉब्स अलर्ट तक सब कुछ एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी फ्रेंड्स नए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वो इसे डाउनलोड करिए और अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हम इसमें और बेहतर तरीके से सुधार कर सकें। साथ ही जो लोग यूट्यूब पर पहली बार हमें देख रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर शामिल होने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं भोजपुरी, अंगिका, मगही या फिर मैथिली। तो बिहार के लिए अच्छी खबर, बिकॉज बिहार की तरफ से मैथिली जो भाषा है उसे राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर शामिल किया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है। इससे मैथिली भाषा के सम्मान और संरक्षण की दिशा में अच्छा कार्य हो सकेगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को हाल ही में 127 साल के बाद भारत वापस लाया गया है। आपको बताना है कि ये अवशेष किस स्थान पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। ये जो प्रश्न है किसी भी स्टेट के होने वाले एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो बौद्ध और जैन धर्म का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं कि अवशेष मिले बोध गया में, या फिर सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, पिपरवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और चौथा है कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ये जो अवशेष थे ये पिपरवा उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान मिले थे, लेकिन कब ये मिले थे जी? 1898 में। किसने ढूंढा? विलियम क्लैटसन पैम्पे के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्होंने ढूंढा। तो ये अवशेष पिपरवा अवशेष के नाम से फेमस थे। तो उस समय जो अवशेष मिले, कुछों को तो यहीं पर स्टोर कर लिया गया, लेकिन कुछ को अवशेषों को विलियम पैम्पे के जो पूर्वज रहे वो अपने साथ ले गए। बाद में ये हांगकांग पहुंच गए। तो फिलहाल जो है हांगकांग का जो सोथबी संग्रहालय है वो इन्हें नीलामी करने की प्रक्रिया में था, लेकिन क्योंकि भारत ने इन अवशेषों को ए कैटेगरी में डाला गया है जिनको कानूनी संरक्षण प्राप्त है कि इनका आयात निर्यात नहीं हो सकता, इसलिए इस पर रोक लगाने में भारत कामयाब रहा। और जो गोदरेज इंडस्ट्रीज है उसकी मदद से फाइनली भारत 127 साल के बाद इन अवशेषों को वापस लेकर आ पाया। ये जो अवशेष हैं भारत आ चुके हैं और इन्हें कहाँ अब रखा जाएगा? इन्हें नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित अब इन्हें किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई ने राज्य में कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए एमओयू पर साइन किए हैं? ये प्रश्न बार बार घूम कर आ रहा है हमारे सामने, लेकिन फाइनली इस पर अब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने हवाई अड्डे हैं? 4, 6, 5 या 7? एकदम उंगलियों पे याद रखिए कि 6 हवाई अड्डे हैं जो कि उड़ान योजना के तहत जिनका विकास किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से हैं फटाफट से याद कर लीजिए। मधुबनी है, सुपौल का वीरपुर है, मुंगेर है, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर है, मुजफ्फरपुर है और सहरसा। 6 हो गए टोटल। ठीक, मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर लगभग 14.5% रही। मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, अच्छे से याद रखिएगा। इस विकास दर में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा? सेवा या सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, या फिर औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो सेक्टर की बात करें तो भारत के लिए भी जो बात ट्रू है बिहार के लिए भी ट्रू है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा। ये राष्ट्रीय औसत से भी 4.5% ज्यादा है, आप समझ लीजिए, यानी 10.5% के आसपास सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो नेशनल लेवल पर है, लेकिन बिहार में इसका ग्रोथ रेट लगभग 14.5% है। बात हो रही है 2023-24 के वित्तीय वर्ष की। और इसमें यदि हम ये देखें कि सर्विस सेक्टर ने कितना परसेंट योगदान दिया है, तो ये दिया है 57%, यानी बाकी का जो बचा हुआ है यानी लगभग 40% का हिस्सा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से आता है। ठीक, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, नेशनल लेवल पर सर्विस सेक्टर का योगदान भारत में फिलहाल कितना है? देखें कि आपका जो नेशनल करंट अफेयर्स है आपका कितना तैयार हो चुका है। चलिए फटाफट बताइए। अगला प्रश्न है, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा शुरू की गई अन्य पर्यवेक्षण कवच प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है किसानों को सीधे सब्सिडी देना, नहीं हो सकता ये। ठीक,
खाद्यान्न की ढुलाई में पारदर्शिता और दक्षता लाना, हो सकता है। तीसरा है उर्वरकों की कालाबाजारी रोकना, ये भी हो सकता है। और चौथा है राशन की दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करना, तो ये नहीं हो सकता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से 2 ठीक है। ये जो प्रणाली है खाद्यान्नों की ढुलाई में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए लाई गई है। क्या नाम है इसका जी? इसका नाम है अन्य पर्यवेक्षण कवच। इसमें क्या होगा कि खाद्यान्न की ढुलाई में जो भी वाहन इस्तेमाल होते हैं उन पे जीपीएस लगाया जाएगा और लोड शेड तकनीक से उन्हें लैस, ताकि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो खाद्यान्न है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है सीतापुर मेले से। बिहार सरकार ने हाल ही में किस जिले के सीतापुर मेले को राज्य मेला दर्जा देने की घोषणा की है? आपको बताना है ये सीतापुर मेला किस जिले से है, तो इसे अब स्टेट फेयर के तौर पे देखा जाएगा। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर या दरभंगा। इसका सही उत्तर है मुंगेर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के अंतर्गत आने वाले सीतापुर मेले को अब राज्य मेला देने का घोषणा किया। क्यों? ताकि इसके पौराणिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए। अगला प्रश्न है बिहार के कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? एपीडा क्या है? एपीडा का मतलब है ऐसी एजेंसी जो भारत से बाहर जाने वाले कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को देखती है। ठीक है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी है ये। तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस खुलेगा बिहार में। कहां पर खुलेगा? ऑप्शंस ये हैं मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर या दरभंगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पटना। केंद्र सरकार ने बिहार के पटना में, पर पटना में भी कहां पर? मीठापुर कृषि भवन परिसर में, ये जगह याद रखिएगा। यहाँ पर एपीडा का क्षेत्रीय कार्यालय खुलेगा। एपीडा की फुल फॉर्म है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में 500 मेगावाट की क्षमता वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? देखिए वैसे तो ये खाली प्रस्ताव ही है, केंद्र को भेज दिया गया है पावर जनरेशन के मामले में अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, बांका या फिर पूर्णिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जी बांका। राज्य की जो बिजली कंपनी है उन्होंने बांका जिले में कितने मेगावाट? 500 मेगावाट की क्षमता वाला पहला परमाणु बिजली घर बनाने के संबंध में केंद्र को ऑलरेडी प्रस्ताव भेज दिया है। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में पारित हो चुका है कौन सा विधेयक? बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक 2025। इसके अनुसार आपको बताना यह है कि 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाली दुकानों के लिए एक सप्ताह में अधिकतम कार्य समय क्या तय किया गया? यानी ऐसी दुकानें एक सप्ताह में अपने कर्मचारियों से मैक्स टू मैक्स कितना काम ले सकती हैं, कितने घंटे? ऑप्शंस हैं 40, 42, 45 घंटे या फिर 48 घंटे। ये जो विधेयक है, नाम फिर से हम रिपीट करा देते हैं, इसका नाम है बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक 2025। इसके अनुसार मैक्स टू मैक्स 48 घंटे काम लिया जा सकता है। वो भी कौन सी दुकान है? जिनमें 10 या उससे ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। ठीक है, और ऐसी दुकानों को श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जो कि मैंडेटरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। 10वां क्वेश्चन है पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जाएगा? पटना से पूर्णिया के बीच बनेगा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जरा बताइए तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में यदि प्रश्न बनता है या इससे में कहीं लिखना पड़ जाए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो कम से कम 2 लाइन तो पता हो आपको कि ये क्या होता है। तो फिलहाल प्रश्न पे लौटते हैं। पूछा गया है कि किस परियोजना के तहत ये बनाया जाएगा? पहला भारतमाला परियोजना चरण 1, सागरमाला परियोजना, तीसरा है भारतमाला परियोजना लेकिन पार्ट 2, और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। इसका जो सही उत्तर है वो है भारतमाला परियोजना। तो पटना से पूर्णिया के बीच ये जो नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा भारतमाला परियोजना के 2 के तहत। अभी तो पहली ही चल रही है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है समय से। ठीक है, और ये भी पीपीपी मोड पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। लगभग 60% राशि तो जो प्राइवेट कंपनी है वो खर्च करेगी और बाकी 40% राशि केंद्र सरकार देगी। भारतमाला परियोजना के पार्ट 1 को कब लॉन्च किया गया था? जरा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए बिहार के 2 अशोक स्तंभ कौन से हैं? पहला है रामपुरवा और केसरिया, दूसरा है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, तीसरा है वैशाली और लौरिया नंदनगढ़, और चौथा है सासाराम और रामपुरवा।
देखिए पहले प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। यूनेस्को की ये कैसी सूची है? सिर्फ संभावित सूची है, ठीक है, ये फाइनल सूची नहीं है, हो सकते हैं ये शामिल, लेकिन बात ये हो रही है कि बिहार के कौन से 2 अशोक स्तंभ इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है रामपुरवा और लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। ये कहाँ से हैं? दोनों पश्चिम चंपारण जिले के हैं, दोनों अशोक स्तंभ हैं, इनको शामिल किया है संभावित सूची में यूनेस्को ने। इन्हें किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो मौर्य मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थलों के लिए क्रमिक नामांकन, इस शीर्षक के तहत इन्हें कैटेगरी में डाला है यूनेस्को ने। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा लॉन्च किए गए नूतन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नूतन पोर्टल की बात यहाँ पे हो रही है। पहला है कि नई नौकरी के अवसर दिए जाएं, बहुत भर भर के वैकेंसी निकाल रही है सरकार। दूसरा है श्रमिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा है जो बिहार भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की जानकारी इन तक पहुंचाना श्रमिकों तक। चौथा है शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना। तो ये जो नूतन पोर्टल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि बिहार भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं की जानकारी श्रमिकों तक पहुंचाना। देखिए इसमें कुल 16 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी फिलहाल मिल सकेगी इस पोर्टल से, ताकि जो श्रमिक और सरकार है उसके बीच का जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, वो थोड़ा कम हो सके। प्रश्न संख्या 13 पे आ जाते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मखाना किसानों के लिए कितनी नई बहुराज्य सहकारिता समितियों के गठन की घोषणा की है? 3, 4, 5 या 6? इसका सही उत्तर है 5। 5 ऐसी समितियां बनेंगी। इन 5 नई समितियों का गठन मधुबनी के मिथिला हॉट में एक कार्यक्रम में कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाया जा सके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में गंगा किनारे बसे शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो प्रश्न समझ गए आप, गंगा किनारे बसे शहर, ठीक है, शहर नॉट गांव, केवल शहर। तो पटना को मिला है दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा या फिर 5वां स्थान। तो पटना को स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला है चौथा स्थान। जो ऐसे शहर जो गंगा के किनारे बसे हैं, कितने थे? 88 शहरों में से चौथा है। इसके अलावा पटना को वाटर प्लस का भी रेटिंग मिली है, ठीक है, और गया जी को ODF++ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस की रेटिंग मिली है। ODF++ क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। खुले में शौच से मुक्त ODF होता है, प्लस का क्या मतलब होता है? मेंस के लिए ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको जनरली जो स्टूडेंट्स है वो इग्नोर करते चलते हैं। सिर्फ एक वर्ड था, पढ़ लिया ODF, 2+ लगे, आगे छोड़ दिए यहाँ पर। ये मेंस के लिए चीजें हैं, इनको आप गौर करते जाइए बीच बीच में। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार आयोजित इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट किस शहर के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुई? बिहार में पहली बार आयोजित हुई है, क्या नाम था? इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट। मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर या गया? इसका सही उत्तर है पटना। तो बिहार में पहली बार आयोजित हुई, कहां से? ये हुई थी आयोजित 19 जुलाई 2025 को। बिहार सरकार के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली की राहत किस योजना के तहत दी जाएगी? तो आपको जानकारी होगी, सरकार ने घोषणा की थी कि 125 यूनिट फ्री बिजली सबको दी जाएगी। तो कौन सी योजना के तहत है ये बताना है आपको। प्रधानमंत्री ऊर्जा सहायता योजना आंसर ये नहीं हो सकता है ऑप्शन। प्रधानमंत्री का क्या लेना है यहाँ पर? दूसरा है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, तीसरा है बिहार बिजली राहत योजना और चौथा है हर घर बिजली योजना। तो हर घर बिजली योजना तो अभी नेशनल लेवल पर भी शायद संभव नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। ये मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत जुलाई से लागू हो गया है और इसके लिए सरकार ने लगभग 3700 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है। बिहार में स्टार्टअप और नवाचार को गति देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं बिहार स्टार्टअप पोर्टल, बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल, बिहार इनोवेशन पोर्टल या बिहार उद्योग पोर्टल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बिहार में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। उद्देश्य है स्टार्टअप्स और युवाओं को, नवोदित उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचार सीधे उद्योग विभाग तक पहुंचाने का अवसर देना। बेंगलुरु में आयोजित 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने किस प्रतियोगिता में ये उपलब्धि हासिल की? तो कुछ चीजें यहीं से याद रख लीजिए। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, कहां पर? इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि आयोजित कहां हुई थी? बेंगलुरु में। तो वो किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। पहला है शॉट पुट, दूसरा है ऊंची कूद यानी हाई जंप, तीसरा है लॉन्ग जंप, चौथा है डिस्कस थ्रो। इसका सही उत्तर है हाई जंप में। हाई जंप शैलेश कुमार ने, पैरा एथलीट है ये देखिए,
और इन्होंने T42 वर्ग की हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता। राष्ट्रपति ने पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? पटना उच्च न्यायालय की ये 45 मुख्य न्यायाधीश हैं। जरा बताइए कौन से आर्टिकल में स्टेट के मुख्य न्यायाधीश के अपॉइंटमेंट का जिक्र किया गया है। अब यहां से आपकी स्टैटिक पॉलिटी को भी जांच लेते हैं। पहला है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, दूसरा है न्यायमूर्ति सुधीर सिंह, तीसरा है न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, चौथा है न्यायमूर्ति संजय करोल। इसका सही उत्तर है एम पंचोली जी, विपुल एम पंचोली। पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार देश का पहला ऐसा राज्य क्यों बन गया? क्या खासियत इस बार बिहार में होने वाली है इलेक्शन में? पहला है कि यहाँ सभी मतदान केंद्र डिजिटल फॉर्म में होंगे। दूसरा है प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता होंगे। तीसरा है महिलाओं के लिए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, केवल महिलाओं के लिए, सेपरेट फॉर वुमेन। चौथा है कि मतदान ऑनलाइन होगा। इसका सही उत्तर है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर केवल 1200 से कम मतदाता होंगे। ऐसा देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। पहले ये संख्या बिहार में 1500 से थी और अब इसे घटाकर 1200 कर दिया गया है। इस कदम से मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। बिहार कैबिनेट के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्थापित किए जाने वाले कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? ऑप्शन ये है राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। प्रश्न वापस समझ लीजिए। बिहार सरकार ने बोला है कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हम एक विश्वविद्यालय बनाएंगे। क्या नाम होगा उसका? कौशल विश्वविद्यालय, स्किल बेस्ड जो यूनिवर्सिटी होती है। प्रश्न ये है कि उसके कुलाधिपति कौन होंगे? तो उसके कुलाधिपति होंगे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। इस प्रस्ताव को मंजूरी बिहार कैबिनेट ने दे दी है। बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? मनोज वाजपेयी और नेहा शर्मा, पंकज त्रिपाठी, प्रियंका चोपड़ा, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, या फिर सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सुशांत जी अब हमारे बीच में नहीं है। इसका सही उत्तर है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। इनको बिहार निर्वाचन विभाग ने राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में नामित किया है। ये लोगों को मतदान के लिए और लोकतंत्र के लिए जागरूक करेंगे। बिहार सरकार ने राज्य में चल रही विभिन्न चरणों की नियुक्तियों में मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है? तो प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल। आप जान रहे हैं कि पहले से जो है बिहार के अंदर बाहर के स्टेट की महिलाओं को भी उतना ही आरक्षण हॉरिजॉन्टल बेसिस पे दिया जाता था जो बिहार की महिलाओं को दिया जाता था। लेकिन अब ये डोमिसाइल नीति लागू हो गई है कि केवल बिहार की महिलाएं ही अब 36 आरक्षण प्राप्त करेंगे। और आपको पता होना चाहिए इसका सही उत्तर है क्या? 35%। 35% आरक्षण केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ये बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स पे लागू होगा जो सरकारी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बीपीएससी ही क्यों ना हो। अगला प्रश्न है राज्य सरकार की दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी के प्री क्वालिफाई करने के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को कितनी राशि दी जाएगी? 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख? तो अब दिव्यांगजनों को 1 लाख की राशि दी जाएगी यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करने के लिए, और अगर वो बीपीएससी का प्री क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि का जो महत्व है वो इस योजना के तहत है, दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। राजगीर के हॉकी मैदान को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र दे दिया है कि अब आपके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रूप के जो मैचेस हैं वो भी हो सकेंगे? पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दूसरा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तीसरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन और चौथा है वर्ल्ड हॉकी लीग। सही उत्तर है FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने राजगीर के हॉकी मैदान को कितने साल के लिए? भाई 3 साल के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया है। कब तक लागू है? 10 जून 2028 तक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अब इस मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन किया जा सकेगा, लेकिन कब तक? 2028 तक केवल, ठीक है। उसके बाद दोबारा से प्रोसेसिंग। हाल ही में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, पूर्णिया या बांका में। तो वही वैशाली के अंदर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस स्तूप में भगवान बुद्ध का वो पवित्र कलश भी स्थापित किया गया है जिसका जिक्र ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में किया था। हिस्ट्री का टॉपिक है ह्वेनसांग, इत्सिंग, फायान कब आए थे, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी जाके चेक कर लीजिएगा।
बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? बिहार मखाना विकास निगम, मखाना सहकारिता फेडरेशन, मखाना किसान कल्याण समिति या राष्ट्रीय मखाना बोर्ड। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो आप थोड़ा सा इंट्यूशन के तरीके से भी आप इनका आंसर टिक कर सकते हैं कि भाई सहकारिता फेडरेशन बनाने से ज्यादा फायदा है किसान उत्पादक संगठनों को। तो इसका सही उत्तर यही है। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने मखाना सहकारिता फेडरेशन के गठन की घोषणा की। इसकी प्रक्रिया दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया जिलों में शुरू की गई है। हाल ही में बिहार कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी बार कैबिनेट ने अनुमोदन दिया है कि राज्य के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से आयोग बनाया जाए। क्या है कि इसका उद्देश्य आवास योजनाएं बनाना, आर्थिक सामाजिक विकास पर सलाह देना, नए कानून बनाना या शिकायतों का निवारण करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सफाई कर्मियों की आर्थिक और सामाजिक विकास पर सरकार को ये आयोग सलाह देगा कि सरकारी कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी, उनके कैसे विकास के लिए क्या नीतियां बनाई जाएं, क्या करना बेहतर रहेगा। ये एक सलाहकारी बॉडी रहेगी, एडवाइजरी। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे। कुल मिला के कितने हो गए? 7 सदस्य हो गए। नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किन 2 ब्लॉक्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो आपको जानकारी होगी कि नीति आयोग ने पहली बार ही ये ब्लॉक की डेल्टा रैंकिंग निकाली। इससे पहले वो जिलों की निकालती थी, अब आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की निकालती है। कब ये लागू हुआ था? फिर से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शंस हैं चंदन और सबोर। चंदन है बांका में, सबोर भागलपुर में। दूसरा है नाथनगर और अमरपुर। तीसरा है बिहरपुर और बाराहाट। चौथा है कहलगांव और चंदन। तो ये जो साइड में ये इनके जिले लिखे हुए हैं और ये ब्लॉक का नाम है। तो इसका सही उत्तर है चंदन और सबोर। चंदन बांका में है, सबोर भागलपुर में है। मार्च महीने की ये डेल्टा रैंकिंग है, अभी जुलाई में जारी हुई थी। इन ब्लॉक्स के अंदर, इन प्रखंडों के अंदर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रखंडों की सूची में इन्होंने अपना नाम हासिल किया है। अगला प्रश्न है सीएसआर से, बिहार राज्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रिसेंट में जो पॉलिसी आए, कोई विधेयक आए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2025 का नीति है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। उद्देश्य पूछा है, पहला है निजी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाया जाए। दूसरा है निजी कंपनियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं में राशि खर्च करने की अनुमति दी जाए। तीसरा है सरकारी परियोजनाओं में निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। चौथा है निजी कंपनियों को सरकारी सहायता दी जाए। तो इसका सही उत्तर जो नेशनल लेवल पे करती हैं जो कंपनीज, वही बिहार में भी करेंगी, यानी निजी कंपनियों को राज्य के सामाजिक कल्याण योजनाओं में राशि खर्च करने की अनुमति देना। अब जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं अपना सामाजिक दायित्व निभाएंगी, जो भी जन कल्याणकारी योजना इनमें राशि खर्च करेंगी ताकि राज्य के सामाजिक विकास को गति मिल सके। अगला प्रश्न है, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल में तैनात बिहार के भोजपुर जिले की सपना कुमारी ने अमेरिका में आयोजित हुए विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीते हैं। किस खेल में जीते बताना है आपको? निशानेबाजी में, दौड़ में, तीरंदाजी में या तैराकी में। तो बहुत ही देखिए गर्व की बात है, ये बिहार से हैं, ये भोजपुर से। अमेरिका में आयोजित हुआ विश्व पुलिस गेम्स, उसमें तीरंदाजी में इन्होंने 3 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ठीक है, कितने गर्व की बात है। और अमेरिका के कहां पर? अल्बामा में हुई थी आयोजित। और आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुई जूनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग के फाइनल में बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। किस टीम को हराया ये आपको बताना है। हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा या झारखंड। तो बिहार ने हराया उड़ीसा को। तो इसका फाइनल बिहार की बेटियों ने जीता, स्वर्ण पदक उड़ीसा को हरा करके। तो जुलाई के महीने में बस यही करंट अफेयर्स थे। आपसे मुलाकात होगी अगस्त महीने के साथ में। हमारे ऐप पर लगातार आप लोग के फीडबैक हमें मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही उत्साहित मिल रहे हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और बेहतर काम करने के लिए। तो आगे भी आप लोग अपना समर्थन बनाए रखिए। फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगस्त महीने के साथ में। तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। धन्यवाद।